हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एमएसटी एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरी और आज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड आगे का पोर्शन। तो चलिए आगे का पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। अभी तक हमने वैल्यू एडिड सर्विसेज पढ़ चुका था लास्ट टाइम, और ये हमने देखा था जो फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, वो हमने डिस्कस किया था। चलिए इसके आगे का अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए थोड़ा एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई क्या है? देखिए एसबीआई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का अधिग्रहण करने के बाद क्या हुआ था, स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके लिए एक समिति, रूरल क्रेडिट के लिए एक समिति बनाई गई थी 1951 में आरबीआई ने। इस समिति का क्या नाम दिया गया था? गोरवाला समिति। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है कि रूरल क्रेडिट की जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? गोरवाला समिति नियुक्त की गई थी, जिसने क्या किया था 1954 में अपनी सिफारिशों पर इंपीरियल बैंक की कड़ी आलोचना की थी, है ना, इस बैंक ने। ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया था कि भारतीय महिला बैंक भी है जो अभी एसबीआई में शामिल हुआ है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही आपको बोल के बता देता हूँ कि जो भारतीय महिला बैंक है ना, इसे उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 19 नवंबर 2013 को, ठीक है, 19 नवंबर 2013 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 96 है ना 96वें जन्मदिन के अवसर पर मुंबई में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है ना। किसकी याद में किया था? 96 जन्मदिन था किसका? श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका अवलोकन के अनावरण किया था या उद्घाटन किया था, बोल सकते हैं। कब किया था? 19 नवंबर 2013 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एसबीआई के काम क्या होते हैं, मैंने आपको बता चुका है एसबीआई के काम। देखिए ये कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है ये। ठीक है, कैसे कार्य करता है? जहाँ भी आरबीआई की शाखाएं नहीं होती हैं, क्योंकि आरबीआई की शाखा हर एक स्टेट में नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आरबीआई के शाखा के रूप में काम करता है। ठीक है, आरबीआई के रूप में काम करता है। ठीक है ना। एसबीआई क्या है, दो तरीके से कार्य संपन्न करता है। एक क्या, पहला कार्य इसका क्या है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करना और बैंकों के बैंकर के रूप में काम करना। दो तरीके से ये काम करता है स्टेट बैंक। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल बैंक नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो दो तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा स्टेट बैंक जो है, जो व्यापारिक बैंक है ना, उनको धन ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना, ये सब सुविधाएं प्रदान कराता है एसबीआई। ठीक है, याद रखिएगा। तो एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को ही मिला के क्या किया गया, एसबीआई बैंक बनाया गया था, है ना। ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, पिछले कई दिनों में क्या हो रहा है कि प्राइवेट बैंक की क्या जो भूमिका क्या है उसमें वृद्धि हो रही है ना। इसमें 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। ठीक है ना, कितने परसेंट की? 74% आप विदेशी निवेश कर सकते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो मुख्य बैंक है वो कौन कौन से हैं? आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, टाइम्स बैंक है, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक है और यस बैंक इसमें प्रमुख है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए नए निजी बैंक भी आए थे, न्यू प्राइवेट बैंक भी आए थे। इनको क्या होता, अप्रैल 2014 में आरबीआई ने आईडीएफसी और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को, किसको? आईडीएफसी और बंधन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया था। ये न्यू प्राइवेट बैंक हैं। ठीक है, इन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसने सिफारिश की थी? विमल जालान समिति ने क्या किया था? सिफारिश की थी। याद रखिएगा, न्यू प्राइवेट बैंक में आईडीएफसी और बंधन फाइनेंशियल बैंक सबसे लिमिटेड बैंकों की सिफारिश किसने की थी लाइसेंस देने की? विमल जालान समिति ने की थी। ठीक है ना। इसके बाद किसे और दिए गए? कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक को लाइसेंस दिया गया 2003 और 2004 में। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं अपने पास, है ना, ये देख लेते हैं। देखिए पहला प्राइवेट बैंक कर्नाटक बैंक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में है। 1924 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। लक्ष्मी विलास बैंक है, ये चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है 1926 में। धनलक्ष्मी बैंक त्रिशूर में, त्रिशूर कर्नाटक में आई थिंक आता है।
1927 में साउथ इंडियन बैंक भी त्रिशूर में है ना, इसका मुख्यालय 1929 में बना था ये, आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है IDBI बैंक, मुंबई में है इसका ब्रांच, हेडक्वार्टर 1964 में बना था। इंडसइंड बैंक है, इनका हेडक्वार्टर पुणे में है, 1994 में आया था ये। ICICI बैंक है, वडोदरा है, 1994। HDFC है, मुंबई में है, 1995 मुंबई में, मतलब इसका हेडक्वार्टर है। और बाकी ये भी है, DCB है, बंधन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का भी देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति में, IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू पेमेंट, जो कंटेस्टेंट जीतता था उसमें आपने देखा होगा IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू पेमेंट की जाती थी, ठीक है। तो कब बना ये, 2015 में बना है। अब देखिए क्या है, जो प्राइवेट क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक होते हैं, है ना, उनके लिए भी रूल रेगुलेशन RBI ने सेट करके रखा है, वो क्या है हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, देखिए नए प्राइवेट बैंक के लिए क्या है, RBI के दिशा निर्देश क्या क्या दिए हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी प्राइवेट बैंक के लिए क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। मतलब प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर तो करेगी ही, है ना, इसके साथ पब्लिक जो कंपनियां होती हैं और नॉन फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं वो भी क्या कर सकती है, प्राइवेट बैंक बनने के लिए, है ना, आवेदन कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो, प्रमोटर कंपनी भी हो सकती है ना, जिनका कारोबार मॉडल बैंकिंग मॉडल से अलग नहीं होना चाहिए, है ना, वैसी कंपनी, वैसी प्रमोटर कंपनी क्या कर सकती है, वो भी आवेदन कर सकती है। लेकिन इसके लिए न्यूनतम जो पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको एक प्राइवेट बैंक अगर खोलना है तो आपको कम से कम 500 करोड़ रुपए देने होंगे, वो एक सिक्योरिटी तौर पर RBI के पास रखा जाता है ना। इसके अलावा क्या होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि 5 वर्षों में विदेशी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, 48% हो सकती है, ठीक है ना। और बैंक को अपनी 25% जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज, वो कहाँ पे स्थापित करनी होगी, ग्रामीण इलाकों में, है ना, गांव में क्या करनी होगी, इसकी स्थापना करनी होगी। क्योंकि देख रहे हो गांव बहुत अनडेवलप्ड होता जा रहा है, इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए ये गाइडलाइन दी गई है। तो 25% शाखाएँ कहाँ होनी चाहिए बैंक की, गाँव के क्षेत्र में होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए क्या होता है, एक NPA आपने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, मतलब गैर निष्पादनीय संपत्ति, हिंदी में बोला जाता है NPA, ठीक है ना, गैर निष्पादनीय संपत्तियाँ, मतलब जिसको आप देखिए मैं समझा देता हूँ क्या होता है। बैंक द्वारा जितने भी लोन दिए जाते हैं, है ना, और उस पर जो ब्याज दिया जाता है ना, तो जो मूलधन है, जितना भी आपने लोन दिया है बैंक ने, है ना, वो 90 दिनों के अंदर, और जितना ब्याज बन रहा है वो 365 दिन से ज़्यादा अगर रुका रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, NPA कहा जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब 90 दिन से ज़्यादा आपका जो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं रुकना चाहिए, और जो आपका इंटरेस्ट है वो 365 दिन से ज़्यादा नहीं रुका होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, NPA घोषित कर दिया जाता है। साथ ही ऐसे जो लोन्स हैं जो 2 वर्षों से ज़्यादा NPA रहने पर वसूल होने की संभावना होती है, कि भाई 2 साल तक ये NPA में, मान लीजिए मैंने लोन लिया किसी से, है ना, मैंने बैंक से मैंने लोन लिया, मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, है ना, 2 साल हो गया, क्योंकि मैं तो NPA में चला गया मेरा लोन, है ना, नॉन परफॉर्मिंग, है ना। तो इसके बाद भी क्या करता है, स्पीसीएस, मतलब एक संभावना होने की, वसूल होने की एक संभावना बैंक को रहती है कि हाँ हो सकता है, हम इससे वसूल हो सकता है, कर सकते हैं। तो इसे कैसे कहा जाता है, सस्पिशियस परिसंपत्ति कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट। इसमें कोई कुछ एक्ट आते हैं। तो पहला एक्ट जो आया था, ये आया था इंडियन बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। 1939 में आया था। इसके द्वारा क्या कहा गया था, इसका तात्पर्य उस कंपनी से है जिसका प्रमुख व्यवसाय, है ना, करेंट और अन्य प्रकार के खातों में, है ना, अन्य प्रकार करेंट और अन्य प्रकार के अकाउंट में ऐसी जमा राशि स्वीकार करना है जिसे चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर के द्वारा ही निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ये बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग अमेंडमेंट 1939 एक्ट में कहा गया था, है ना। एक्ट में उन अन्य कार्यों का भी उल्लेख है जो उक्त प्रमुख कार्य के साथ बैंकिंग द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ये तो छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि चालू खाते और अन्य प्रकार के खातों में ऐसी डिपॉजिट करना है, ऐसी राशि डिपॉजिट करना है जिसे हम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये 1939 एक्ट में कहा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात और कही गई कि 1942 में कंपनीज एक्ट जो था,
इसका संशोधन ये हुआ कि कोई भी कंपनी जो अपने नाम के साथ बैंकर और बैंकिंग शब्द का प्रयोग करे तो वह कंपनी बैंकिंग मानी जाएगी, ठीक है ना, वह कंपनी बैंकिंग कंपनी मानी जाएगी, भले इसका प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग कंपनी के प्रमुख व्यवसाय की श्रेणी में ना आता हो, ठीक है ना। अगर नाम आप अगर उसमें दे रहे हो तो क्या कहला जाएगा, ये बैंकिंग कंपनी कहलाई जाएगी, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या कहा जाता है, एक और एक्ट आया था, इंडियन बैंकिंग कंपनीज 1949 एक्ट आया था, ठीक है। इसके अंडर में क्या कहा गया था कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद बैंक अधिनियम, बैंक संबंधी अधिनियम जो 1940 एक्ट था, है ना, उसमें बैंक की जो परिभाषा दी गई उसमें क्या कहा गया कि उसमें जमा के रूप में लोगों से कर्ज लेने के लक्षण पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है ना। बैंकिंग का अर्थ है कर्ज देने अथवा अन्य प्रकार के काम में लाने के लिए जनता से जमा के रूप में ऐसी राशि स्वीकार करना है जिससे मांगने पर अन्य तरीके से लौटाया जा सके, है ना। जैसे कैसे लौटाया जा सके, लेटर ऑफ डिमांड के थ्रू लौटाया जा सके, है ना। तो ऐसी राशि स्वीकार करना है अपनी जनता से कि उसको कैसे लौटाया जा सके, लेटर ऑफ डिमांड के थ्रू लौटाया जा सके, ठीक है। ये एक छोटा सा ऐसी इंट्रो था एक्ट का, है ना। इतना आपको शायद काम आएगा नहीं, फिर भी आपको याद रखना है कि एक्ट में क्या कहा जाता है, क्या कहा गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर। क्या आप अपने कस्टमर को जानते हैं, मतलब अपने ग्राहक को जानिए। नो योर कस्टमर मतलब ग्राहक को जानिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए अपने ग्राहक को जानिए मतलब केवाईसी दिशा निर्देशों का उपयोग ग्राहक पहचान प्रक्रिया के लिए किया जाता है, मतलब हम ग्राहक को पहचानने के लिए किया जाता है ना। बेनिफिशियली ऑनर जो होता है उसकी सही पहचान के लिए, जो हितार्थी स्वामी होता है ना। सोर्स ऑफ फंड होता है, और ग्राहक के उद्योग के रूप में मतलब नेचर ऑफ द कस्टमर इंडस्ट्री, ठीक है ना। ग्राहक के कारोबार संबंधी खाते परिचालन में उपभोक्ता, ये सब आदि बैंकों में, ठीक है ना। इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वो नहीं है, बस इसमें आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नो योर कस्टमर, है ना, कि केवाईसी निर्देशों का उपयोग ग्राहक पहचान की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इसमें क्या 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 आता है, बेनिफिशियल ऑनर, ठीक है ना, सोर्स ऑफ फंड, द नेचर ऑफ द कस्टमर इंडस्ट्री, है ना, और खाते के परिचालन में उचितता, है ना, ये सब चीज़ें शामिल आती हैं, ठीक है ना। जिसमें बैंकों को प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट, है ना, प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट में सहायता मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितने टाइप से होते हैं ये देख लेते हैं अपन, है ना। इसमें केवाईसी के क्या क्या निर्देश हैं, है ना, क्या क्या रूल्स हैं। देखिए पहला रूल से कहता है कि आरबीआई ने बैंकों द्वारा, है ना, आरबीआई ने बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान के लिए कराई जा रही केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को निपटाने के लिए क्या किया है, केवाईसी मापदंडों में संशोधन किया है ना। कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी कि अपने कस्टमर को कैसे पहचाने कि भाई ये जो अकाउंट में पैसे निकाल रहा है ये व्यक्ति वही है ना। इसके लिए कोई बहुत से संशोधन किए गए केवाईसी में, है ना। तो आरबीआई द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जो है 23 जुलाई 2013 को जारी किए गए थे। कब जारी किए गए थे, 23 जुलाई 2013 को, ठीक है, 23 जुलाई 2013 को जारी किया गया। इसमें क्या कहा गया था, देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना। जो हाई रिस्क वाले जो ग्राहक हैं, है ना, उसको 2 वर्ष में एक बार कराना पड़ेगा केवाईसी, और जो मीडियम रिस्क के जो ग्राहक हैं उनको 8 साल में एक बार केवाईसी कराना ज़रूरी है, और जो लो रिस्क के ग्राहक हैं उनको 10 साल में एक बार केवाईसी औपचारिकता रूप से पूर्ण करने का आदेश किसने दिया है, आरबीआई ने दिया है, ठीक है। याद रखिएगा 3 प्रकार से ये केवाईसी कराया जाता है, एक हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। हाई रिस्क में क्या होता है 2 साल में एक बार, और मीडियम रिस्क में क्या होता है 8 साल में एक बार, ठीक है, और लो रिस्क में क्या होता है 10 साल में एक बार केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। केवाईसी नियम के अंतर्गत बैंक को अपनी ग्राहकों से कारोबारी बिजनेस इंटेंसिटी बनाने के लिए वर्तमान प्रणाली को अपनाने, चलिए ठीक है, लाइन कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर, ठीक है ना। और कितने टाइप से हम उसका केवाईसी कर सकते हैं, 3 टाइप से होता है, ठीक है ना, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। हाई में 2 साल में एक बार, फिर 8 साल में, और फिर 10 साल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, है ना। अभी सब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू ही अपन सब काम कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्या आता है, इसमें पहला आता है टेली बैंकिंग, है ना। इसमें अपने कस्टमर का
पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क लाइनों, नियमित टेलीफोन लाइनों और मॉडेम के जरिए शाखा से जुड़ा होता है। स्वयं अपने कार्यालय या डेस्क से ही सूचनाओं को प्राप्त करने का सामर्थ्य के कारण ग्राहक को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना। टेली बैंकिंग के थ्रू देखा होगा, मॉडेम के थ्रू, है ना, नेट इंटरनेट कनेक्ट रहता है, उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बैंक की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ से सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है पीसी बैंकिंग और होम बैंकिंग। इसके अंतर्गत ग्राहक घर बैठे ही अपेक्षित राशि, रिक्वायरमेंट अमाउंट निकालने और जमा करने के लिए बैंक को ही कंप्यूटर पर आदेश दे सकता है, ठीक है ना, पीसी बैंकिंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्या आता है, पेमेंट बाय टेलीफोन, है ना। यह जो प्रक्रिया आपको अपनी वित्तीय संस्थाओं को, है ना, टेलीफोन के जरिए आपके बिल की भुगतान है ना, या और खातों की निधियों का स्थानांतरण करने के आदेश की सुविधा देता है ना। टेलीफोन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर और भी कई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है मोबाइल बैंकिंग, है ना। मोबाइल बैंकिंग सभी यूज़ कर रहे हैं, देख रहे होंगे, है ना। तो इसमें मोबाइल फ़ोन या अन्य मोबाइल डिवाइस के द्वारा किसी ग्राहक के खाते के साथ जोड़कर, है ना, मोबाइल नंबर को क्या किया जाता है, खाते के साथ जोड़ दिया जाता है और वित्तीय बाहर करते हैं, ठीक है, खाते के साथ जोड़कर वित्तीय बाहर करते हैं। इसमें मोबाइल बैंकिंग के लिए इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग पेमेंट सर्विस से जुड़े मोबाइल फ़ोन सहित अन्य बैंकों के खाते की ज़रूरत होती है। इसमें एसएमएस बैंकिंग और ओटीपी द्वारा संचालित होता है ना। देखा होगा आपने कि जब भी आप कोई चीज़ पेमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें एसएमएस बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ज़रूरी होती है और ओटीपी द्वारा हमारा जितने भी ट्रांजैक्शन है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट डिपॉजिट सिस्टम। इसके माध्यम से आप अपने विशेष जमा, है ना, वेतन चेक, कमीशन चेक, पेंशन चेक नियमित रूप से जमा कर सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व ट्रांसफ़र सिस्टम। इस प्रकार की भुगतान प्रणालियों में लिखित चेक के बिना भी एक खाते से, अच्छा ठीक है, इसमें बिना लिखित चेक के क्या कर सकते हैं आप, एक खाते से दूसरे खाते में धन ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है। अब देखिए और भी आता है डायरेक्ट क्रेडिट, है ना। इसमें ग्राहक सीधे पहले धनराशि निकालने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सकते हैं ताकि आपकी आवर्ती बिल जैसे बीमा किस्त आदि ऑटोमेटिक भुगतान हो सके, डायरेक्ट बिल, है ना। आप देखोगे जैसे पेटीएम एटीएम आप चलाते हैं, उसमें आप एक साइड कर देते हैं चीज़ें, है ना, कि ऑटोमेटिक ही पेमेंट हमारा हो जाए, है ना। जैसे ही वो बिल आए तो हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए, ऑटोमेटिक हमारा रिचार्ज हो है ना। तो ये डायरेक्ट क्रेडिट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। स्मार्ट क्रेडिट कार्ड लिखा है, क्रेडिट है, स्मार्ट क्रेडिट एंड स्मार्ट कार्ड होगा यार, स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, हाँ स्मार्ट कार्ड होगा ये, ठीक है। ये स्मार्ट कार्ड है, CARED लिखा है, कार्ड है ये, ठीक है। यह वास्तव में एक सूक्ष्म कंप्यूटर होता है ना, जैसे आपका ATM कार्ड होता है ये, उसके बारे में, है ना। क्रेडिट कार्ड जानते हैं ना, ये एक प्रकार का छोटा सा कंप्यूटर है जो कार्ड के आकार का होता है। इसमें कार्ड धारक के बैंक खाते संबंधित क्या रहती है, जानकारी रहती है ना। इसकी सहायता से लेन देन भी किया जा सकता है, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स कहलाता है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं सॉरी, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें आप सबको पता होगा, बस आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना, इनको टर्म्स क्या होती हैं इनकी। देखिए नेक्स्ट लास्ट आता है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, है ना, भारतीय वित्तीय नेटवर्क, जो एक बृहद सैटेलाइट आधारित नेटवर्क है, वीसैट प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए सैटेलाइट पे आधारित होती है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आता है पॉइंट, नेक्स्ट इसमें पॉइंट अपन पढ़ेंगे आगे। अब जो लोकपाल योजना है, बैंकिंग लोकपाल योजना, है ना, उसको हम देखेंगे कि वो होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी पढ़ना बाकी हैं, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ना बाकी है, मुद्रा लोन पढ़ना बाकी है ना, RTGS पढ़ना बाकी है, NEFT है, NPCI, ये बहुत सी चीज़ें इंद्रधनुष योजना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छे से मिला के पढ़ते जाइएगा, वीडियो को रेगुलर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।